हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे हिस्ट्री में वैदिक काल। जो वैदिक काल के पहले साल के जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं घटना चक्र में, उनके पहले कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के काफ़ी फायदे हैं। काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं उसको पढ़ने से ही। तो उसको किस तरीके से पढ़ा जाए, देखिए पूरा तो नहीं पढ़ा जाता कोई भी, तो उसको पढ़ने का एक छोटा सा तरीका देखेंगे किस तरीके से पढ़ा जाए। तो इसमें देखेंगे आज हम वैदिक काल। वैदिक काल में देखते हैं, वैदिक काल में सबसे पहले दिया गया है वैदिक शब्द यानी वेद। वेद से लिया गया है। जो वैदिक काल है इसके ऊपर वेद का काफी प्रभाव है। वेद का क्या अर्थ है? ज्ञान। ठीक है। उसके बाद आता है उसे वैदिक सभ्यता, ठीक है, या आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आर्य शब्द जो है, आर्य शब्द सूचक है किसका? श्रेष्ठता या कुलीन का। आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है। देखिए केवल 4 शब्द में हमारी 4 से 5 लाइन कवर हो गई। पूरा पढ़ने का कोई वो नहीं है इसमें, हमें पूरा ही पढ़ना है। ठीक है। जो आर्य कहाँ से आए थे, कहाँ के मूल निवासी थे, इसमें काफी विवाद है। हम ये नहीं कह सकते कि विवाद नहीं है, काफी ज्यादा विवाद है आर्य कहाँ से आए थे। देखिए जैसे, हाँ इसमें एक बात पूछी जा सकती है आपसे कि बताइए एल.डी. कल्लर के अनुसार आर्य मूलतः कहाँ के निवासी थे। ठीक है भाई, तो आपको क्या बताना है? देखिए कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र एल.डी. कल्लर, महर्षि देश ऋषिदेश पंडित गंगानाथ झा, सप्त सैंधव प्रदेश डॉक्टर अवनीश चंद्र दास, देविका प्रदेश मुल्तान डी.एस. त्रिवेदी, दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड, मध्य एशिया मैक्स मूलर, उत्तरी ध्रुव पंडित बाल गंगाधर तिलक, तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती, जर्मनी हार्ट एंड पेनका, डेब्यू नदी की घाटी गाइल्स। ठीक है भाई, तो इसमें हम एक मत नहीं है, हर प्रत्येक पुस्तक में आपको इसके अलग अलग बात मिलेंगे कि आर्य मूलतः कहाँ से आए थे, कहाँ के निवासी थे। ठीक है भाई। और जो वैदिक काल है, वैदिक काल का मतलब ही आर्य हैं। ठीक है। वैदिक काल में आर्यों का वर्चस्व था। जो वैदिक काल है वो आर्यों का काल था, वेदों का काल था। ठीक है। देखिए वैदिक काल 2 भागों में बटा है, एक ऋग्वैदिक काल और एक पूर्व वैदिक काल। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि बताइए कि वैदिक काल कितने भागों में बटा है। उसमें आपको ऑप्शन दे देगा 1 2 करके, और बताइए निम्न में से कौन सा काल है। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद में निम्न में से एक क्वेश्चन काफी आता है कि बताइए निम्न में से ऋग्वेद काल में किसका वर्णन नहीं मिलता। किसका वर्णन नहीं मिलता? लोहे का वर्णन नहीं मिलता। ठीक है भाई। एक पूछ सकता है आपसे कि ऋग्वेद में नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है। जो नदी सूक्त है उसमें केवल 19 नदियों का उल्लेख है। तो यहां से ऋग्वेद में अफगानिस्तान की किन किन नदियों का उल्लेख है? अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है, कुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु। ये 4 नदियां जो हैं इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है भाई। फिर बात आती है सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियां। सप्त सैंधव प्रदेश की कितनी नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो 7 नदियां। कौन कौन सी? सरस्वती, विपाशा, पुरूणी, पुरुषनी, वितिस्ता, सिंधी, शुक्ली और अशिकनी। ऋग्वेद में यमुना का
हाँ भाई, ये पूछा गया है कई बार कि ऋग्वेद में यमुना का वर्णन कितनी बार आया है, गंगा का वर्णन कितनी बार आया है, सिंधु नदी का वर्णन कितनी बार आया है, और ऋग्वेद में आर्यों की सबसे पवित्र नदी, देखिए यमुना का वर्णन 3 बार आया है, ठीक है। गंगा का वर्णन 1 बार है, किसमें, ऋग्वेद में। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, कई स्टेट्स में पूछ लेता है कि ये बताइए कि गंगा नदी का वर्णन 1 बार निम्न में से किस वेद में मिलता है, ठीक है भाई, निम्न में से किस वेद में गंगा नदी का वर्णन मिलता है, ठीक है। हमें जो क्वेश्चन तैयार करने हैं पूरे तरीके से तैयार करने हैं, चाहे हमें कम पढ़ा जाए, आधी पुस्तक पढ़ी जाए, लेकिन वहां से जो क्वेश्चन पुट अप होता है उसे हम कवर कर सकें, ठीक है। सिंधु नदी का आपको बार बार उल्लेख मिलेगा, और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गंगा यमुना दोआब तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र को आर्यों ने क्या कहा, बर्हऋषि देश। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का नाम मध्य देश, ठीक है। ये पूछ लिए जाते हैं। संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, उसे कहा आर्यावर्त। ये ऐसे हैं जैसे ये, हाँ ये क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद काल में किन किन देवताओं को उल्लेख मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। एक ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कि प्राचीन ऋग्वेद काल की नदियां, प्राचीन अशकिनी जो आधुनिक नाम है चिनाब, विपाशा, व्यास, पुरुषनी, रावी, वितिस्ता, झेलम, कुंभ, काबुल, कुरुमी, कुर्म, गोमती, गोमल, सुवास्तु, स्वाक्त, सदानीरा, गंडक, सतलज, घग्गर, ठीक है। अगला आगे देखिए, वेद के 4 भाग होते हैं, कौन कौन से, वेद के कितने भाग हैं भाई, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ठीक है। तो वेद के कितने भाग हैं, वेद के 4 भाग हैं, 4 वेद हैं और उनके 4 ही भाग हैं, कौन कौन से, संहिता, ब्राह्मण, ग्रंथ और अरण्यक, उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 रचनाएं हैं, ठीक है। 552 रचनाएं हैं, 1017 सूक्त सकल में और 11 सूक्त, ये आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि अब तक ये पूछा भी नहीं गया है, ये अब तक पूछा नहीं गया है। ऋग्वेद में 2 से 7 मंडल प्राचीन माने जाते हैं, ठीक है भाई, 2 से 7 मंडल प्राचीन माने जाते हैं, ठीक है भाई। आगे चलिए, ऋग्वेद के 3 मंडल में, अच्छा ये भी पूछा गया है कि जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख कहां मिलता है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कौन से मंडल में, 3 मंडल में। रचनाकार है इसके विश्वामित्र, किसको समर्पित है, सूर्यदेव को समर्पित है, ठीक है, सूर्यदेव को समर्पित है। ऋग्वेद में कितने वर्ण बताए हैं, 3 वर्ण बताइए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है भाई। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न करना है, पुरोहितों को क्या कहा को होता था, क्या कहा जाता था,
ब्राह्मण ग्रंथ कभी नहीं पूछे गए आपके। देखिए, आपको केवल मेन वो पॉइंट देखने हैं। जब आप इसे एक या दो बार पढ़ लेंगे तो आपको भी मेन उन पॉइंटों का पता लग जाएगा, जो केवल आपको वही पॉइंट देखने हैं। ठीक है भाई, ये जो हमारे लिए मेन है। स्रोत, क्रमकांड, जो यजुर्वेद है उसमें स्रोत है और क्रमकांड है। तो क्रमकांड का वर्णन हमें कहां मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। वेद क्या है? वेद गद्य भी है और पद्य भी है। बताइए इनमें से कौन से गद्य हैं और कौन से पद्य हैं? ठीक है भाई। अच्छा जी, आगे चलिए। शाम का अर्थ संगीत या गान। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ठीक है भाई। सामवेद में क्या है? सामवेद में वो मंत्र हैं जो यज्ञ के समय गाए जाते थे। इनमें मंत्रों में उसे उद्गाता कहा जाता था। जो मंत्रों गाता है उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं हैं। ठीक है, कुल कितनी रचनाएं हैं? 1875। सामवेद की प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ को कौथुम, और जैमिनी है। अर्थवेद में 20 कांड, ठीक है, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इसमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद में भी हैं। ये आपसे कभी नहीं पूछेगा, नहीं आज तक पूछा गया। केवल ये पूछा जाता है कि अर्थवेद में कितने कांड हैं या कितने सूक्त हैं या कितनी मंत्र हैं। ठीक है, देखिए ये रहा सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। तो पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। ये नहीं पूछेगा कौन कौन से हैं, मत्स्य है, मार्कंडेय है या क्या है, आपसे केवल ये पूछेगा भाई कितने हैं, उनकी हमें संख्या बताओ। मोस्टली यही आता है। ठीक है, आपसे भी नहीं पूछेगा भी बताओ कहां कहां क्या क्या है, तो केवल उतना ही देख लीजिए। अच्छा, वो उस समय का यानी जो ये काल था ये कैसा था? पितृसत्तात्मक। देखिए, कुल परिवार का स्वामी, पिता या बड़ा भाई। ठीक है भाई। ग्राम का मुखिया क्या कहा? ग्रामीण। और विश्व के मुखिया क्या? विश्वपति। ये ऐसे हैं। कई बार ऋग्वेद में 7 मंडल है मिलते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 7 मंडल हैं। ठीक है भाई। हाँ, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। देखिए, ऋग्वेद समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल, और ऋग्वेद का समाज पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, ऋग्वेद का समाज पितृसत्तात्मक समाज था। ऋग्वेद में वर्ण या रंग का अर्थ क्या है? व्यवसायिक चयन करने के युग। ऋग्वेद में 10वें मंडल में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। शूद्र वर्ण का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। किस मंडल में? 10वें मंडल में। ठीक है, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण भुजाओं से, ये आपसे कभी नहीं पूछा, केवल आपको बताया है मैंने जानकारी। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का अर्थ क्या था? उस समय मूल अर्थ था गोष्ठ या व्यवस्थान, जहां समूचे कुल के गोधन पाले जाते थे, लेकिन बाद में इसे व्यक्तियों ने अपना लिया। गोत्र की प्रथा की स्थापना कब हुई? उत्तर वैदिक काल में।
ठीक है, गोत्र शब्द की जो उत्पत्ति हुई वह उत्तर वैदिक काल में इसे अपनाया गया, इनकी उत्पत्ति हुई। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पूरा बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ ही महत्वपूर्ण है। देखिए नियोग प्रथा में उत्पन्न संतान क्षेत्रजा कहलाती थी। अच्छा, आर्यों की संस्कृति कई बार पूछ लेता है, आर्यों की संस्कृति कैसी थी? आर्यों की संस्कृति का जीवन जो अमोद प्रमोद से व्यतीत होता था, और आर्यों की जो संस्कृति थी वो मूलतः ग्रामीण थी, जो कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। ऋग्वेद में मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कृषि का उल्लेख कितने मंत्रों में मिलता है? 24 मंत्रों में कृषि का हमें उल्लेख मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। देखिए पृथ्वी के देवता कौन कौन थे? ऋग्वेद में देवताओं के का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया। किसमें? पृथ्वी के देवता, पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति और सोम। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, विष्णु, अश्विनी। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायुवात। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। ये भी क्या पूछ सकता है कि इंद्र को विश्व का स्वामी किस वेद में कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद में 3 प्रकार के देवता बताए हैं, एक तो पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता। इंद्र को क्या कहा जाता था? पुरंदर या किले तोड़ने वाला। ऋग्वेद में सर्वप्रथम 250 जो सूक्तियां हैं वो इंद्र को समर्पित हैं। 250 सूक्तियां इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता या वर्षा का देवता कहा जाता था। ठीक है भाई। वरुण को समुद्र का देवता और ऋतु का न्यायक भी माना है इन्होंने आर्यों ने इन्हें माना है। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध और अंग ये प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में क्षत्रियों का उल्लेख प्राप्त है। विदेह के जनक पांचाल के राजा बलि, केनिया के राजा और अश्वपति, और काशी के राजा अजातशत्रु थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार मिलता है और ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार मिलता है। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ हैं: ब्रह्म महायज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ। ठीक है। ऋग्वेद काल में वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु एवं शिवरुद्र ने लिया। इन्हें यज्ञ बलि दी जाती थी और पुरुषार्थ की 4 संख्याएं थी: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कितने गृह सूत्रों में कितने संस्कार बताए? 16 प्रकार के संस्कार बताए जाते हैं। ठीक है, देखिए केवल ये इतना ही है। इसे आप देख लेंगे तो जो आने वाले क्वेश्चन है ना इस चैप्टर के,
वो आने वाले क्वेश्चन आपको बहुत सरल लगेंगे, जिन्हें आप जल्दी से जल्दी कर पाओगे। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको केवल ये इसलिए दिया जाता है मोटा मोटा कि आप सभी बातें समझ सके से पढ़ने के बाद आप जो आगे क्वेश्चन दिए गए हैं पिछले साल के, आप उन्हें समझ सकते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में।